जय हिंद। 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द कर दिया है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की अध्यक्षता कर रहे डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि ये योजना अपने आप में ही असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए बताया कि काले धन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से सूचना के अधिकार का उल्लंघन उचित नहीं है। चुनावी बॉन्ड योजना सूचना के अधिकार और अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन है। राजनीतिक दलों के द्वारा फंडिंग की जानकारी उजागर न करना उद्देश्य के बिल्कुल विपरीत है। कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड तुरंत रोकने के आदेश दिए हैं। अदालत ने डायरेक्शन देते हुए कहा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चुनावी बॉन्ड के माध्यम से अब तक किए गए योगदान के सभी विवरण 31 मार्च तक चुनाव आयोग को दें। साथ ही कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह 13 अप्रैल तक अपनी वेबसाइट पर जानकारी साझा करे कि कौन सी पार्टी को किसने कितना चंदा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मोदी जी की पीड़ा इस वीडियो के माध्यम से आप समझ सकते हैं। वरना जमाना ऐसा बदल गया है कि अगर आज के युग में सुदामा श्री कृष्ण को एक पोटली में चावल देते, वीडियो निकल आती, सुप्रीम कोर्ट में पीआई हो जाती और जजमेंट आता कि भगवान कृष्ण को भ्रष्टाचार में कुछ दिया गया और भगवान कृष्ण भ्रष्टाचार कर रहे थे। जब भारतीय जनता पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर आई थी तो उन्होंने कहा था कि ये योजना काले धन पर अंकुश लगाएगी और पार्टियों को जो फंडिंग मिलती है उसमें पारदर्शिता भी आ जाएगी, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड कैश के मामले को बिल्कुल खत्म कर देगा। आरबीआई गवर्नर रह चुके उर्जित पटेल ने पहले ही चेताया था कि ये योजना मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा देगी, लेकिन उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। आपको याद दिला दूं कि उर्जित पटेल भारत के पहले ऐसे आरबीआई गवर्नर हैं जिन्होंने अपनी पोस्ट से रिजाइन किया था। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2018 में आई थी और उर्जित पटेल ने 2018 में ही रिजाइन किया था। इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को एक बार डिटेल में समझते हैं। भारत सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की घोषणा 2017 में की थी। इस योजना को सरकार ने 29 जनवरी 2018 को कानूनन लागू कर दिया था। आसान भाषा में इसे अगर हम समझें तो इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक दलों को चंदा देने का एक वित्तीय जरिया है। यह एक वचन पत्र की तरह है जिसे भारत का कोई भी नागरिक या कंपनी भारतीय स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं से खरीद सकता है और अपनी पसंद के किसी भी राजनीतिक दल को गुमनाम तरीके से दान कर सकता है। इलेक्टोरल बॉन्ड को ऐसा कोई भी कस्टमर खरीद सकता है जिसके पास एक बैंक खाता है और उस खाते की केवाईसी हो रखी है। इलेक्टोरल बॉन्ड में भुगतानकर्ता का नाम नहीं होता। योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक की निर्दिष्ट शाखाओं से 1,000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए में से किसी भी मूल्य के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे जा सकते हैं। चुनावी बॉन्ड्स की अवधि केवल 15 दिन की होती है, जिसके दौरान इसका इस्तेमाल सिर्फ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत पंजीकृत राजनीतिक दलों को दान देने के लिए ही किया जा सकता है। केवल उन्हीं राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दिया जा सकता है जिन्होंने लोकसभा या विधानसभा के पिछले आम चुनाव में डाले गए वोटों का कम से कम 1% वोट हासिल किया हो। इलेक्टोरल बॉन्ड योजना के तहत चुनावी बॉन्ड जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीनों में 10 दिनों की अवधि के दौरान ही खरीदे जा सकते हैं। लोकसभा चुनाव के वर्ष में केंद्र सरकार के पास पावर है कि वो इसकी अवधि 30 दिनों तक बढ़ा सकती है। जब 2017 में अरुण जेटली जी इस योजना को लेकर आए थे तो उस समय पर लग रहा था कि ये योजना बहुत बढ़िया है, लेकिन कुछ ही समय बाद इस पर सवाल उठाए जाने लगे। भारत सरकार ने इस योजना की शुरुआत करते हुए कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड देश में राजनीतिक फंडिंग की व्यवस्था को साफ कर देगा, लेकिन पिछले कुछ सालों में यह सवाल बार बार उठा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा देने वालों की पहचान गुप्त रखी गई है, इसीलिए इसे काले धन की आमद को बढ़ावा मिल सकता है। इस योजना की आलोचना यह भी है कि ये योजना बड़े कॉरपोरेट घरानों को उनकी पहचान बताए बिना पैसे दान करने में मदद करने के लिए बनाई गई थी। इस योजना को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दायर की गई हैं। पहली याचिका साल 2017 में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और
और गैर लाभकारी संगठन कॉमन कोज द्वारा संयुक्त रूप से दायर की गई थी। और दूसरी याचिका साल 2018 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाई गई एक चिंता यह है कि FCRA में संशोधन किया गया है ताकि भारत में सहायक कंपनियों के साथ विदेशी कंपनियों को भारतीय राजनीतिक दलों को फंड देने की अनुमति दी जा सके। इस वजह से अपने एजेंडा रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय लोबिस्टों को भारतीय राजनीति और लोकतंत्र में दखल देने का मौका मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, चाइना अपनी कोई शेल कंपनी भारत में खोल ले और फिर चाइना उस शेल कंपनी को फंडिंग कर दे, फिर वो कंपनी भारत की किसी भी पार्टी को फंडिंग कर सकती है। ये काफी चिंताजनक मुद्दा था। PILs में कंपनी अधिनियम 2013 में किए गए उन संशोधनों पर भी आपत्तियां उठाई हैं जो कंपनियों को अपने वार्षिक लाभ और हानि खातों में राजनीतिक योगदान का विवरण देने से छूट देते हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इससे राजनीतिक फंडिंग में अपारदर्शिता बढ़ेगी और राजनीतिक दलों द्वारा ऐसी कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाने को बढ़ावा मिलेगा। इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को बजट में डाल दिया गया था और चूंकि बजट एक मनी बिल होता है तो उसे राज्यसभा में कोई फेरबदल नहीं कर सकते। ये बात भी बार बार उठाई गई कि राज्यसभा में बीजेपी के पास बहुमत नहीं था तो इस विषय को मनी बिल में डाल दिया ताकि उसे आसानी से पारित करवाया जा सके। आप देख सकते हैं कि 2017-18 से 2022-23 तक किस पार्टी को कितना फंड मिला है। बीजेपी को सबसे ज्यादा 6,566 करोड़ रुपए मिले हैं। अपोजिशन पार्टी का कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड ने बीजेपी को दुनिया की सबसे रिचेस्ट पार्टी बना दिया। दूसरे नंबर पर कांग्रेस लगभग 1100 करोड़ रुपए, तीसरे नंबर पर TMC लगभग 1100 करोड़ रुपए। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर 30 ऐसी कंपनियों के नाम बाहर आए हैं जिन्होंने 335 करोड़ रुपए दिए हैं और ये वो कंपनियां हैं जिनके ऊपर CBI, ED और IT ने रेड की थी। फिर उनके अधिकारियों को बाद में जमानत मिली और उसके बाद उन लोगों ने बीजेपी को चंदा दिया। तौर से ये बात ये है कि 2018-19 और 2020-23 वित्तीय वर्षों में, इन 4 वर्षों में करीब 30 निजी कंपनियों के खिलाफ ED की कार्रवाई की शुरुआत हुई, CBI की जांच की शुरुआत हुई, इनकम टैक्स की जांच की शुरुआत हुई। करीब 30 कंपनियां हैं। इसके नाम भी इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। ये प्रकाशित भी हुआ है कुछ कंपनियों के नाम। 30 कंपनियां हैं जिनके खिलाफ ED, CBI और इनकम टैक्स छोड़े गए हैं और इनसे इन 4 सालों में बीजेपी पार्टी को 335 करोड़ रुपया चंदा मिला है। 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक हैं तो अब देखना यह है कि क्या इलेक्शन कमीशन 2017-18 से 2022-23 के बीच जितना भी फंड इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू आया है उसको अपनी वेबसाइट पर उजागर करेगा या नहीं। इस मुद्दे पर आप अपनी राय कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।